हेलो स्टूडेंट्स। मुझे बेहद खुशी है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि इस कोविड-19 महामारी के कारण जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वे विद्यार्थी हैं। छोटे बच्चों से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। मैं बीएड कॉलेज की एक शिक्षक होने के नाते इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ। इसलिए मैं इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करके कुछ नया करने की सोची, जिससे आप लोगों की मदद हो सके। जो विद्यार्थी कहीं से भी बीएड या डीएलएड कर रहे हों, वो इसे देखें और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट या अवधारणा क्लियर करने का प्रयास करें। आज की इस वीडियो में मैं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा करने जा रही हूँ। यह पाठ चूँकि बीएड और डीएलएड की फाइनल परीक्षाओं की दृष्टि से एवं टेट या सीटेट एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के सभी पहलुओं पर मैं विस्तार से चर्चा करने का प्रयास की हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के क्या-क्या प्रावधान हैं, शिक्षक अधिकार अधिनियम के कौन-कौन से उद्देश्य हैं तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार या केंद्र सरकार कौन-कौन से शैक्षिक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले, तो मेल भी कर सकते हैं। हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग देखेंगे शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसे क्या कहा जाता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। अब हम लोग देखेंगे कि इसे शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 क्यों कहा जाता है। इसे शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है क्योंकि भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के शीर्षक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द सम्मिलित किया गया है। इसे कब संसद द्वारा पास किया गया? 4 अगस्त 2009 में। इसीलिए इनका नाम पड़ा शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। इस विधेयक के शीर्षक में दो शब्द जोड़ दिए गए हैं, एक निःशुल्क एवं दूसरा अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी। तो हम देखेंगे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। निःशुल्क शिक्षा शब्द का अर्थ है किसी बालक को उसके माता पिता या अभिभावक द्वारा सरकारी विद्यालय में कहीं भी नामांकन या प्रवेश दिलाते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर हुए व्यय की परिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। अर्थात बालक अगर किसी विद्यालय से पढ़ के निकलता है तो उसका ट्यूशन फ़ी या उस स्कूल में पढ़ाई का जो खर्च का कोई स्कूल अथॉरिटी जो है वो दावा नहीं कर सकता कि आपका बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ाई करके निकला है, आप हमें इतना फ़ी दीजिए, है ना? क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया है। ठीक है। अब दूसरा शब्द आता है, वह है अनिवार्य। अनिवार्य शिक्षा शब्द से तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक का अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिलाने, उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने की सुनिश्चित करने की बाध्यता से है। अर्थात कि कंपल्सरीली हर बच्चा जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के हैं उनको विद्यालय में प्रवेश दिलाना है, विद्यालय में उपस्थित भी रखना है ताकि उनकी शिक्षा जो है वो पूर्ण हो सके। मतलब सुनिश्चित रूप से ये किया जाना है, मतलब इस पर प्रेशर है, उस पर बाध्यता की है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूर्ण करना ही है, मतलब एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा वर्ष 2002 दिसंबर में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षा सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान में तो पहले से ही अनुच्छेद 21 था शिक्षक अधिकार, लेकिन इसमें 21 का या 21 ए जोड़ दिया गया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है।
तथा 2002 के दिसंबर महीने में 86 में संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, मतलब 2002 में 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिनके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, प्राथमिक शिक्षा हर किसी को पूर्ण करना अनिवार्य हो गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय व 38 खंड है, मतलब 7 चैप्टर्स हैं एंड 38 सब पॉइंट्स हैं। मतलब उसमें दिया गया है कि किस प्रकार से इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने, उनके बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है, एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर बताया गया है कि किस किस तरीके से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया जाना है। इस विधेयक के पास होने से सब बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल गया, जो दिसंबर 2002 के 86 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मूल अधिकार बना दिया गया है, उनके अंतर्गत सब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल गया है। और इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में देश में लागू कर दिया गया है। अर्थात जम्मू कश्मीर जो है वो विशेष राज्य का दर्जा उसे दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उस पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो उसकी समय परिस्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ दिया गया और बाकी सभी राज्यों पर 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। स्टूडेंट्स, कभी कभी पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पूरे देश में लागू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है। यहाँ पर पूछा ऑप्शन रहेगा 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012, है ना। तो आपको धोखा नहीं खानी है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा गया है, लेकिन इसको लागू कब किया गया है? 1 अप्रैल 2010 को, तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर प्राइमरी एजुकेशन। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित प्रावधान है। क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है, उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला, अपने घर के नज़दीकी विद्यालय में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्या प्रोविज़न किया गया है कि अपने घर के नज़दीकी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको अपने घर से बहुत दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े, कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर, मतलब अपने घर के आसपास के ही विद्यालय स्थापित किए जाए और वहीं पर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। यही नहीं कि उस बहुत बच्चे को अपने घर से बहुत दूर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़े, है ना। तो अपने घर के नज़दीकी विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा किया गया। दूसरा जो है, यह अधिनियम गैर दाखिल बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश करता है। दूसरा पॉइंट जो है उसको समझने की बात है कि जो बच्चे स्कूल में इनरोल्ड नहीं हैं, स्कूल में एडमिटेड नहीं हैं, वैसे बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप उसको कक्षा में प्रवेश देना है या दिलाना है। अगर मान लो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और उसकी उम्र 8 वर्ष हो गई है, तो उनको हम लोग पहला क्लास में नहीं बैठाएंगे, नहीं रखेंगे, उसको हम लोग तीसरा क्लास में रखेंगे और उसी के अनुरूप उसको हम लोग शिक्षा दीक्षा देंगे। अगर मान लो बच्चा 5 साल का है या 6 साल का है, तो उनको हम लोग कक्षा 1 में प्रवेश दिलाएंगे। तो इस प्रकार से जितने का एज बच्चे का होगा उसी के अनुरूप उसको कक्षा में प्रवेश दिलाना है। ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा को भी कक्षा 1 में रख दिया जाएगा और 5 साल के बच्चे को भी कक्षा 1 में रख दिया जाएगा। ऐसे में तो सही तरीके से बच्चे का शिक्षण दीक्षण का कार्य संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बच्चा 10 साल का है उसका मेंटल एबिलिटी तो कुछ ज़्यादा है 5 वर्ष के बच्चे की अपेक्षा। तो उनके सीखने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों में काफ़ी असमानताएँ होंगी। जो बच्चा एक बार में समझ जाएगा, इनको 2 बार समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए गैर दाखिल बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का प्रावधान करता है, मतलब जिस उम्र का बालक है उसको उसी कक्षा में प्रवेश देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा जो है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्यों को जिम्मेदार ठहराया गया है। देखिए,
दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को क्या किया गया है, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जिम्मेदार ठहराया भी गया है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना न सिर्फ राज्य का, न सिर्फ केंद्र का, बल्कि दोनों सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व इसको ठहराया गया है या बनाया गया है। दोनों के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की भागीदारी व स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करता है। अर्थात इसमें न सिर्फ केंद्र सरकार, न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि दोनों के बीच में जिम्मेवारी ठहराई गई है। साथ साथ में स्थानीय प्राधिकरण मतलब लोकल अथॉरिटी जो है उनका भी और गार्जियन की भी या पेरेंट्स की भी कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को बताया गया है कि अभिभावकों को भी ये काम बच्चों के शिक्षण दीक्षण के लिए किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट जो है शिक्षक छात्र अनुपात, पुपिल टीचर रेशियो, भवन निर्माण, स्कूल के कार्य के घंटे, शिक्षकों के कार्य के घंटे आदि से संबंधित मानक एवं मानदंड निर्धारित किया गया है। अर्थात इसमें क्या किया गया है कि बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि कितने घंटे बच्चों का क्लास होगा, कितने छात्र होंगे एक शिक्षक पर, साथ ही साथ नए स्कूल भवन का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, स्कूल के कार्य के घंटे कितने होंगे और शिक्षकों के कार्य के घंटे कितने होंगे। ये सारी चीज़ जो स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया गया है या जो रेगुलेटरीज बनाई गई है, रेगुलेशंस बनाया गया है, उस पर ये चीज़ साफ साफ बताया गया है। जैसे शिक्षक छात्र अनुपात अगर हम लोग देखेंगे कि पुपिल टीचर रेशियो जो है वो कैसा होगा, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो प्राथमिक स्तर होंगे, प्राइमरी लेवल होंगे, उनमें एक शिक्षक पर 35 छात्रों की जिम्मेवारी रहेगी। मतलब कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा, एक शिक्षक और 35 बच्चा। ठीक है, ये है प्राथमिक स्तर पर। और इससे अगर हम लोग बात देखेंगे कि मिडिल लेवल पर या माध्यमिक स्तर पर तो एक शिक्षक पर 40 छात्रों की जिम्मेवारी होगी। अर्थात रेशियो जो होगा वो एक शिक्षक जो है 40 विद्यार्थियों को रखेगा। मतलब कि एक कक्षा में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे, 40। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कि हायर सेकेंडरी लेवल पर तो एक शिक्षक पर 45। जैसे जैसे कक्षा ऊपर बढ़ते जा रहा है, 5-5 की संख्या में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। कहने का अर्थ है कि छोटे बच्चों को संभालना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत बड़े बच्चों को। तो इसीलिए प्राइमरी लेवल पर बच्चों की संख्या कम रखी गई है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी संख्या 5-5 करके बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे स्कूल के कार्य के घंटे कितने होने चाहिए, ये भी तय किए गए हैं। क्योंकि एक साल मतलब कि 365 डेज, 365 दिन, तो उसमें से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। साल में 365 दिन में 200 दिन जो है वो कार्य दिवस होने चाहिए, अर्थात वर्किंग डेज होने चाहिए, या फिर 800 घंटे या 200 कार्य दिवस, दोनों एक ही होंगे। उसके बाद में शिक्षकों के लिए भी घंटे तय किए गए हैं कि ऐसा नहीं कि शिक्षक आए और पढ़ा के अपना क्लास लिए और चले गए। नहीं, उनको विद्यालय में रहना है, ताकि अगर टीचर रहेंगे तो बच्चे भी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। तो इसीलिए शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 8 घंटे अगर वर्किंग डेज है तो 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज हो गया। और सैटरडे जो होता है वो हाफ डे होता है या 5 घंटे का होता है, 1 बजे या 2 बजे छुट्टी हो जाती है ना। तो मैक्सिमम कितना है, सप्ताह में 45 घंटे जो है उनको विद्यालय में समय देने हैं। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त भी जो प्रशासनिक कार्य है या जो उनके अतिरिक्त शिक्षकेतर कार्य हैं, उन सब गतिविधियों में उनको भाग लेना है और उनको कम से कम उतने घंटे विद्यालय में देने हैं। पहले क्या किया जाता था कि आए शिक्षक, अपना क्लास है, पढ़ाए और चले गए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब उसके क्लास के अनुसार वे लोग अपना समय देते थे और बाकी समय में वे लोग विद्यालय में अनुपस्थित रहते थे। तो सरकार ने ऐसा करने से उनको रोकने के लिए कार्य के घंटे जो है वो तय कर दिए गए हैं, चाहे वो स्कूल के कार्य के घंटे हो या शिक्षक के कार्य के घंटे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वह है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटें निर्धन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किया गया है। अर्थात कि हम जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और वहाँ पर हर
निर्धन बच्चा जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है उस विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो सरकार ने क्या किया गया है, सरकार द्वारा क्या किया गया है कि वैसे विद्यालयों में, वैसे प्राइवेट विद्यालयों में या पब्लिक स्कूलों में गरीब या गरीबी रेखा से निर्धन नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें जो है आरक्षित कर दी गई है। अर्थात कि 25% सीट जो है वो पुअर स्टूडेंट्स या बिलो पॉवर्टी लाइन इन जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है कि वो बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, जो बच्चा लायक हो, जो बच्चे प्रतिभावान हो, वो उस विद्यालय में पढ़े और अपना फ्यूचर जो है वो सुरक्षित करे या सिक्योर करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है, यह अधिनियम 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों एवं संसद के चुनाव तथा राहत कार्य को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति का निषेध करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो चुनाव होंगे, जो भी मेन चुनाव होंगे और जो भी 10 ईयर्स जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आती है ना? तो उस जनगणना को छोड़कर और स्थानीय प्राधिकरण जैसा कि जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव के लिए जो चुनाव होते हैं या राज्य विधानमंडल के लिए एमएलए का चुनाव या संसद का चुनाव, एमपी का चुनाव जो होता है, और या फिर राहत आपदा राहत को छोड़कर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़कर और किसी भी कार्य में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो ये 4-5 मुख्य कार्य हैं, उन्हीं कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाएगा। पहले क्या किया जाता था कि हर छोटा-छोटा कार्य भी शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाता था। विद्यालय की पढ़ाई उससे बहुत अधिक प्रभावित होती थी। बच्चे का पढ़ाई जो होता है वह बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती थी। इसीलिए सरकार ने अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इन सभी कार्यों से शिक्षकों को बरी कर दिया है, और जो मुख्य कार्य है 4-5 कार्य, जैसे कि 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडल और सांसद के चुनाव के अलावे जो आपदा राहत के कार्य है, उसी कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाएगा। बाकी के लिए उनको छूट दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है, यह प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात अपेक्षित शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि यह ट्रेन टीचर की नियुक्ति की प्रावधान करता है। पहले क्या किया जाता था कि बस मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया और सबको एक प्रतियोगी परीक्षा ले लिया जाता था, और जो भी उनमें पास होता था सबको शिक्षक बना दिया जाता था। बहुत सारे राज्यों में ऐसी ही ट्रेंड चली हुई थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, उससे शिक्षकों की पढ़ाई जो है वो बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगी। शिक्षक खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वे बच्चों को किस प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। इसीलिए इस अधिनियम द्वारा यह तय कर दिया गया कि जो ट्रेन टीचर होंगे, जो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे या जिनके पास अपेक्षित योग्यता होंगी, वही शिक्षक बन सकते हैं या उनकी ही नियुक्ति शिक्षक के रूप में की जाएगी। यह क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा यह तय की गई। ठीक है, ट्रेन टीचर की बहाली करने का प्रावधान इसी अधिनियम द्वारा लाया गया। यह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यह अधिनियम शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न आदि पर रोक लगाती है तथा शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करती है। यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। पहला तो है शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न, दोनों पर रोक लगाया गया है, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि शिक्षक जो होते हैं वो बहुत अधिक विद्यार्थियों पर, स्पेशली लड़के विद्यार्थियों पर बहुत अधिक शारीरिक दंड उनको देते थे। कोई भी गलती काम किया उनको खूब अधिक पिटाई कर दी जाती थी, या उनको उठक बैठा कराया जाता था, या उनको विद्यालय के प्रांगण में खड़ा कर दिया जाता था, या उनको पिलर में बांध दिया जाता था। इस तरीके से कुछ दंड दिए जाते थे। हम लोग न्यूज़ में, हम लोग समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाएं हम लोग पढ़ते थे। साथ ही बच्चों को इतनी अधिक मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था कि बच्चा जो है वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेता था। चाहे वो शिक्षकों के साथ भी बुरा व्यवहार करने लगता था, या फिर अपने सहपाठियों के साथ में वो गलत हरकत करने लगता था, या फिर अपने आप के साथ में वो गलत व्यवहार करने लगता था। जैसे कि अपना जीवन लीला समाप्त कर देने के लिए वो कदम उठाता। जैसे कि वो अगर बहुत अधिक शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो वो जहर खा लिया, वो फिनाइल पी लिया, वो पॉइजन खा लिया, वो रेलवे ट्रैक में कूद गया, वो फांसी लगा लिया। इस तरह से कई घटनाएं घटती थी। बच्चे अपने आप को वो इतने अधिक हतोत्साहित हो जाते थे, या इतने अधिक
खिन्न हो जाते थे कि ऐसा नकारात्मक विचार जो है उनके मन में आने लगता था और वे ऐसे कदम भी उठा लेते थे, ऐसी घटनाओं को अंजाम भी देने लगते थे। तो इसीलिए कोई भी शिक्षक अब शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न बच्चों पर नहीं कर सकता है, और अगर इस तरह से कोई शिक्षक ऐसा करता है तो उसी के खिलाफ, मतलब शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों के खिलाफ ही कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। शारीरिक दंड शिक्षकों को किसी भी स्थिति में नहीं देना है, उसके साथ मारपीट नहीं करना है। अगर इस तरह से अगर कोई करता है तो शिक्षकों पर ही कार्रवाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वह है यह अधिनियम बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाती है। हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं या जो अच्छे स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों को स्क्रीनिंग एडमिशन के लिए कई तरीके से उनका एडमिशन के लिए, चाहे उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाता है या उनका वाइवा लिया जाता है या पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है, या उनको इस तरह से कई चीज़ें बच्चों को कराई जाती है। उनका मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाता था कि बच्चे उस लायक है कि नहीं, उस विद्यालय में पढ़ने के लायक है कि नहीं। तो यह अधिनियम इस तरह के स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाती है, क्योंकि इससे बच्चे पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ जाता है उस विद्यालय में या किसी खास विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करने के लिए। और साथ ही साथ अभिभावक भी इस बात को महसूस करते हैं कि बच्चों की नामांकन जो है अच्छी स्कूलों में आजकल बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही है, तो इसलिए वो भी बहुत अधिक प्रेशर में रहते हैं और बच्चों पर भी बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं बच्चों की पढ़ाई पर। तो उनका जो शारीरिक विकास जो है उस पर ध्यान ना देकर सिर्फ मानसिक विकास पर ध्यान देते हैं, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सके, अच्छी तरह से लिख सके, है ना। तो इसीलिए यह अधिनियम क्या करता है, बच्चों के प्रवेश के लिए जो भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया है उस पर रोक लगाती है कि बच्चे का एडमिशन इस तरीके से नहीं किया जाना है जिससे कि बच्चे पर और उसके माता पिता पर, अभिभावकों पर प्रेशर पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण पर रोक लगाती है। यह क्या करती है, निजी शिक्षण, प्राइवेट ट्यूशन जो है उस पर रोक लगाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे किस्से या ऐसी हमें समाचार सुनने को मिलते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो विद्यालय में उपस्थित ही नहीं रहते, या विद्यालय में जाते भी हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं हैं, और उनके जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, जो ट्यूशन हैं, उसमें वे लोग बच्चे को बुलाते हैं और वहाँ वो लोग बच्चे को अच्छी तरह से समझाते हैं। उसके बदले में बच्चों से वो लोग फ़ी बाकायदा वसूल करते हैं, तो जिससे उनका आर्थिक लाभ होता है। तो चूँकि शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए तो सरकार पैसा दे ही रही है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि अब जो सरकारी शिक्षक होंगे वे निजी शिक्षण वे लोग नहीं कर सकते। इस पर सरकार ने रोक लगाई है। ऐसा करते हुए कोई शिक्षक पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे वह है, यह अधिनियम संविधान के निर्धारित मूल्यों तथा मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास का प्रावधान करता है, जो बालकों के ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का निर्माण करते हुए उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करता है। अर्थात हमारे संविधान द्वारा कुछ निश्चित मूल्य तय किए गए हैं और उन्हीं के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास किया जाना है। जैसा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है हमारे संविधान में, जैसा कि न्याय, भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता, तो ये सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि बच्चों के बीच न्याय की अवधारणा विकसित हो। वे लोग सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय सब के बारे में वो जाने समझे। साथ ही साथ एकता की भावना को, बंधुत्व की भावना को, समानता की भावना को, स्वतंत्रता की भावना को वो लोग समझ सके और उन्हीं के अनुरूप अपना विकास कर सके। इसीलिए बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए उनकी क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करते हुए सुनिश्चित किया जाना है। इसीलिए संविधान के निर्धारित जो मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, उन्हीं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करने का प्रावधान करता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे शिक्षक अधिकार अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि कोई भी अधिनियम जो लाया जाता है तो उनके पीछे कोई खास उद्देश्य होता है। जब तक उद्देश्य तय नहीं होंगे तब तक उस अधिनियम का कोई मायने या मतलब नहीं होता है। तो शिक्षक अधिकार 2009 के भी कुछ खास उद्देश्य हैं, कुछ खास लक्ष्य हैं। हम एक एक करके देखेंगे। पहला है, सभी
बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है कि सभी प्राथमिक स्तर पर मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और सो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, सो भी बिना किसी पैसे के और अनिवार्य रूप से। इस बात का यहाँ पर सुनिश्चितता की गई है कि निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, दूसरा जो है वह है शिक्षा का राष्ट्रीय एवं समन्वित स्वरूप लागू करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों को भागीदार बनाया गया है कि किस प्रकार से राज्य और संघ दोनों इक्वली भागीदार हो, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित स्वरूप लागू करने के लिए यह शिक्षा जो है वो लागू किया जाए कि अगर मान लो प्रत्येक राज्य को छूट दे दी गई तो वे अपने अनुसार शिक्षा का जो भी स्ट्रक्चर है या पाठ्यक्रम है वो सब कुछ तय करेंगे और अपने अनुसार लागू करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाना है, क्योंकि राष्ट्रीय और समन्वित रूप कि पूरे देश में एक ही तरह का शिक्षा व्यवस्था लागू हो, इस बात को ध्यान रखना है। राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता की सहायता से संवैधानिक मूल्यों को अनुरूप अच्छे समाज का निर्माण करना। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक मूल्य जो है वह है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, बंधुत्व, ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है उस सारी चीज़ों को बच्चे में क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि बच्चे, क्योंकि कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के नागरिक। तो अगर बच्चों में इन सारे संवैधानिक मूल्यों का निर्माण होगा तभी समाज जो है वो अच्छा बन पाएगा। व्यक्ति विशेष से ही समाज बनता है। ठीक है, तो इसीलिए विद्यालय स्तर पर ही ऐसे बच्चों में वो गुण भरने हैं जिससे कि अच्छे समाज का निर्माण संभव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है उत्तम माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना तथा विश्व स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करना, जिसमें बालकों के योग्यताओं का विकास किया जा सके। जो शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, रंग विशेष, इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, ताकि और साथ ही साथ में विश्व स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करना, मतलब कि वर्ल्ड क्लास जो है एजुकेशन सिलेबस तैयार करना, जिससे बालकों में योग्यता का विकास किया जा सके कि बच्चे जो है वो देश दुनिया के दूसरे बच्चों के साथ compete कर सके, वे उनके साथ प्रतियोगिता कर सके और अपने आप को अव्वल साबित कर सके। तो इसके लिए बालकों में योग्यता का विकास करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कमज़ोर बच्चों के अतिरिक्त वंचित वर्गों को भी सम्मिलित करके माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का समान बनाना होना चाहिए। कमज़ोर वर्ग के अतिरिक्त जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, है ना, उनके अलावे जो डिप्राइव्ड क्लास हैं उनके बच्चों को भी माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को समान बनाना, उनके लिए भी ऐसे कुछ व्यवस्था करना, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करना कि कमज़ोर बच्चे जो है वो औसत बच्चों की श्रेणी में आ सके। जब वे औसत बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे तो उन्हें और धीरे धीरे ये उन पर मेहनत करके बच्चे खुद भी मेहनत करेंगे, शिक्षक भी कुछ मेहनत करेंगे और वे उनको प्रतिभाशाली या अच्छे विद्यार्थियों की श्रेणी में लाके खड़ा करे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व स्थापित विद्यालयों को दुरुस्त करना, है ना। जो पहले से ही अगर मान लो स्कूल है तो उनको क्या करना, दुरुस्त, क्योंकि हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है, बहुत ख़राब हो गई। कहीं पर सीपेज हो रहा है तो कहीं पर बाथरूम नहीं है, तो बाथरूम भी है तो बहुत गंदे तरीके से है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, कक्षा के जो रूम्स होते हैं, मतलब स्कूल्स के जो रूम्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं है, ना वहाँ खिड़की है, ना वहाँ पर दरवाज़ा है, टूटे फूटे हैं, बारिश हो रही है तो वहाँ पर पानी जमा हो रहा है, ऊपर अगर सीपेज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको क्या करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना और अगर आवश्यकता है तो नए विद्यालयों की स्थापना करना। अगर विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर क्या करना, नए विद्यालयों की भी स्थापना करना, ताकि बच्चे जो है आसपास के विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें बहुत दूर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना ना पड़े। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिक्षा के उत्तम अवसर व उन्नत स्तर को सुनिश्चित करना। अब लास्ट भी क्या कहा गया है कि उत्तम अवसर, जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है या उसका जो स्तर है, बेस्ट लेवल है, उसको सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं कि बस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है, तो उनको पास करते जा रहे हैं, लेकिन जब उनको पूछा जाएगा कि एप्पल का स्पेलिंग क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं, बल्कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है और सबों को अच्छा अवसर देना। ठीक है, शिक्षा के उत्तम अवसर व उन्नत स्तर को सुनिश्चित करना कि बच्चे जब अगर मान लो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो उसमें इतनी शिक्षा होनी चाहिए और उनका स्तर इस प्रकार से होना चाहिए कि वे चीज़ों को समझ सके, बूझ सके और अपनी समझ विकसित कर सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शैक्षिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स। क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लाया गया तो उनके कुछ उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या इस कार्यक्रम को, इस एक्ट को लागू करने के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम लाए गए जिससे कि इस अधिनियम को सफल बनाया जा सके। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर सर्व शिक्षा अभियान। पहला कार्यक्रम क्या लाया गया कि 2001 में आरंभ किया गया सर्व शिक्षा अभियान को इसमें शामिल किया गया कि एजुकेशन फॉर ऑल, आओ तब स्कूल चलिए हम अभियान इसी के अंतर्गत आता है, सभी के लिए शिक्षा इसी के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कोटेशंस और अभियान चलाया गया कि सब बच्चे जो है वो स्कूल आने के लिए अपने आप को तैयार कर सके मेंटली, और अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हो सके। उसके लिए कई कई सारे चीज़ें की गई, जैसे कि अभिभावकों में, बच्चों में जागरूकता आए और वे स्कूल आने के लिए अपने आप को तैयार पाएँ। और साथ ही साथ दूसरा कार्यक्रम है जो है मध्याह्न भोजन व्यवस्था, मिड डे मील प्रोग्राम, जो 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी। पहले जब मध्याह्न भोजन लागू की गई थी तो उसके अंतर्गत बच्चों को दलिया, जो गेहूँ का जो दाना होता है उनसे बना हुआ दलिया दिया जाता था बच्चों को, है ना। लेकिन धीरे धीरे 2001 में इसको वो सूखा राशन के रूप में, मतलब टेक होम राशन, घर ले जाए बच्चे और बना के खाए, इस तरह के राशन मिलने शुरू हुए थे। लेकिन बाद में इसे मतलब हॉट कुक मिल फूड, मतलब कि पका हुआ खाना जो है वो बच्चों को देने का व्यवस्था किया गया। 28 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि बच्चे को स्कूल में ही गर्म पका पकाया भोजन बच्चों को मिले, ताकि बच्चे जो है वो खाने के लिए घर जाने के चिंता से मुक्त होकर पूरा समय जो है विद्यालय में लगा सके। क्योंकि बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो घर चले जाते थे दोपहर का खाना खाने के लिए, और सेकंड हाफ में वे बच्चे विद्यालय आते ही नहीं थे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था स्कूल में ही देने की व्यवस्था की। ठीक है, दूसरा जो है माध्यमिक स्तर पर क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अभियान चला गया और साथ साथ में आदर्श विद्यालयों की भी स्थापना की गई। बहुत सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉडल स्कूल खोले गए और वहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई कि बच्चे जो हैं वो अगर प्राथमिक शिक्षा वो लोग पूरा कर लेते हैं तो माध्यमिक शिक्षा के लिए उनको कहीं दूसरे जगह जाने की जो आवश्यकता ना पड़े, बल्कि अपने आस पास में, अपने ज़िला में ही उस आस पास के बच्चे पढ़ सके। इसके लिए मॉडल स्कूल खोले गए। मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को रहने की भी सुविधा दी गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो है व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, अर्थात वोकेशनल एजुकेशन पर क्या किया गया, जोर दिया गया। ना सिर्फ बच्चे शिक्षित हो बल्कि वे हुनरमंद भी हों, ताकि वे अपने आजीविका के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम धंधा सीख जाएं जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण के लायक बन सके। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया गया या जोर दिया गया कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी करें जिससे वे लोग अपने भविष्य में कुछ कुछ करने लायक अपने आप को पा सके, अपने आप को बना सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बालिका
छात्रावासों की स्थापना, जो गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना पर जोर दिया गया, अर्थात कि यह देखा गया कि बालिकाओं की शिक्षा जो है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो इसीलिए हॉस्टल खोले गए कि जिन बच्चों को स्कूल आने जाने में या घर के कामों की वजह से पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाते हैं, उन बच्चों को छात्रावास में या हॉस्टल में रखा जाए और वे बच्चे वहाँ रह के अपनी शिक्षा दीक्षण का कार्य पूरा कर सके, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल्स की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा में ICT स्कूल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को स्कूल में शामिल किया गया कि बच्चे जो है वो शिक्षा के साथ साथ में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो दूर संचार के माध्यम हैं, उनसे भी वे लोग रूबरू हो सके और वे लोग कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इन सारी चीज़ों से भी बच्चे रूबरू हो सके, ताकि अब के हाईटेक मतलब जो कंपटीशन है उनमें बच्चे अपने आप को पिछड़ा हुआ ना महसूस करें। उन बच्चों को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की भी जानकारी दी जाए एंड कम्युनिकेशन की भी, ठीक है, संचार की भी जानकारी दी जाए। तो समन्वित शिक्षा में ये सारी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा। साक्षर भारत योजना के तहत मतलब जो बूढ़े लोग हैं जो प्रौढ़ हो चुके हैं लेकिन अनपढ़ है या शिक्षित नहीं हैं, उनको भी साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लाया गया कि बच्चों के साथ वे लोग तो स्कूल आके पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, उनके पास ना समय है ना घर के काम में अपने आप को इतने व्यस्त पाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता है। तो इसीलिए उन लोगों को शाम को या संध्या के समय में या रात्रि के समय में उन लोगों को ऐसा शिक्षा दीक्षा दिया जाए कि वे लोग अक्षर ज्ञान या बेसिक चीज़ें जो है वो सीख सके, समझ सके, पढ़ सके, उनको अपना हस्ताक्षर करने सक जाए, या बैंक में अगर अकाउंट खोलना है तो उनको अपना अंगूठे के निशान ठेपा ना लगाना पड़े, बल्कि उनको अपना साइन करना पड़े, मतलब हस्ताक्षर करना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा पूरे भारत देश में साक्षरता अभियान चलाया गया, जिससे कि न सिर्फ बच्चे बल्कि प्रौढ़ लोग भी अपने आप को साक्षर या निरक्षर ना रखें, साक्षर बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है अध्यापक शिक्षा पर जोर। क्योंकि जब तक अध्यापक शिक्षित नहीं होंगे तब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, इसीलिए अध्यापकों की शिक्षक पर भी जोर दिया गया और बीएड कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया गया, ताकि जो विद्यार्थी हैं वे शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही शिक्षक बन सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है तो ऐसे लोग भी शिक्षक बन जाते हैं। तो ट्रेन टीचर ही अपने शिक्षा का सही नियम या कानून या तौर तरीके जो है या मनोविज्ञान जो है वो बच्चे पर अप्लाई कर सकता है, बच्चे पर लागू कर सकता है और बच्चे उसे जल्दी सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और जो सीख जाएंगे बच्चे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा पर भी जोर दिया गया कि एक ट्रेन टीचर ही या विद्यालय में नियुक्त किए जाए, इसलिए अध्यापक शिक्षा पर भी जोर दिया गया और इसी समय में कई अध्यापक शिक्षण संस्थान खोले गए। नेक्स्ट पॉइंट है महिला शिक्षा पर जोर। क्योंकि महिलाएं जो होती है वे किसी ना किसी वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती है, या कोई रीजन या चाहे घर के परिवार के लोग हो चाहे समाज के लोग हो, महिलाओं की शिक्षा पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। तो लेकिन इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत महिला शिक्षा या विमेन एजुकेशन या गर्ल एजुकेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक स्त्री की शिक्षा जो है वो पूरे परिवार की शिक्षा है, जबकि एक लड़का या बालक का शिक्षा सिर्फ एक बालक का शिक्षा है या व्यक्ति विशेष का शिक्षा है। तो इस प्रकार हम महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा के महत्व को हम समझ सकते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी, लेकिन जब एक लड़का या पुरुष साक्षर होगा तो मात्र एक व्यक्ति विशेष होगा। इसीलिए महिला शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया कि लड़की मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सरकार ने भी ये योजना निकाली है ना, महिला समाख्या योजना निकाली है, या बहुत सारे और भी योजनाएं, मतलब एकल बालिका शिक्षा
योजना निकाली है, जिसमें अगर एक ही बालिका है तो उनकी पढ़ाई का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, है ना। इस प्रकार से कई सारी जो है योजनाएं सरकार ने चलाई, जिससे कि महिला शिक्षा या लड़की शिक्षा या बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक शिक्षा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, तो ये लोग अपने यहाँ मदरसों में शिक्षा देते थे और वहाँ पर मजहबी शिक्षा भी दिया जाता था। तो वहाँ पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने की योजना के तहत वहाँ पर इंग्लिश भाषा की या साहित्य का भी वहाँ पर अध्ययन को वहाँ पर अनिवार्य किया गया, ताकि बच्चे भी अपने मजहबी शिक्षा के साथ साथ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें और अपने आप को उनको इम्प्रूव कर सके, अपने आप को सुधार सके। क्योंकि जब हम परंपरागत शिक्षा की बात करेंगे, जब हम धार्मिक शिक्षा की बात करेंगे, तो वो उनमें आगे बढ़ने की या ऊपर उठने की उतनी अधिक सकारात्मक ये विचार उसमें नहीं आता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे तो उसमें बहुत अधिक आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं, या सोच में या उसमें चेंजेस आने के, पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो इसीलिए अल्पसंख्यक शिक्षा पर भी जोर दिया गया कि मदरसों में भी उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना प्रदान की गई। क्योंकि वहाँ पर जो अजीम फलीम की योजना है या फिर और भी इसी तरह से जो मजहबी शिक्षा, तो उससे बच्चे जो है वो उनके विचार जो है वो संकुचित होते हैं, सीमित होते हैं। तो उनको भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने का मौका दिया जाए, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा, भाषा की शिक्षा, तो और सारे इसी तरह से कई प्रयास किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यक संस्थानों के विकास पर जोर। क्योंकि उनके जो संस्थान होते हैं, उनके जो वो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो भी काफ़ी पुराने, जर्जर और फटेहाल स्थिति में रहते हैं। तो उनके भी विकास के लिए सरकार ने क्या किया कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर जाए या सही हो सके, इनके लिए सरकार ने भरसक प्रयास किया और उनको फंड या उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर उनको आगे बढ़ने की में मदद करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 को सार्थक बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार शिक्षक अधिकार अधिनियम को 2002 में 86 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया और इनमें अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार शिक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि अब जो है हर बच्चा को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, उनको बेसिक एजुकेशन जो है वो किसी भी स्थिति में प्रदान किया जाए, अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट या एक बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा हमारा विश्वास और भरोसा है। और इसी के साथ ये पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक पर। चूँकि सर्व शिक्षा अभियान बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक भावी शिक्षक को इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए अगले वीडियो में मैं सर्व शिक्षा अभियान के सभी पहलुओं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, उनकी प्रशासनिक संरचना कैसी है, साथ ही योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में किस प्रकार हो रहा है, इन सभी पहलुओं पर मैं विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए वीडियो बनाऊंगी। तो आप इसे ज़रूर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई मोटो इज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।